नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 5 राज्यों के नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार के सौजन्य से असम, बंगाल और पुडुचेरी इन 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन तमिलनाडु, केरल ये दोनों अभी दूर हैं, काफी दूर हैं। काफी दूर है, लेकिन ये दूरी मैं इतना ही मानता हूं कि बस अगले विधानसभा चुनाव तक की दूरी है, क्योंकि जो बंगाल में प्रयोग हुआ, सफल प्रयोग हुआ, उस सफल प्रयोग के बाद अब बस 5 साल की दूरी है केरल और तमिलनाडु के लिए भी। अब इस 5 साल की दूरी में कैसे बीजेपी को रोका जा सकता है, इंडिया गठबंधन आगे क्या करने वाला है, कहीं इंडिया गठबंधन भी तो अब नहीं खतरे में पड़ जाएगा। बहुत सारे सवाल सियासी हलकों में, बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच राहुल गांधी की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी कहां है। अब हम बता देते हैं राहुल गांधी कहां है। नहीं, राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी ने लगातार 3 फोन मिलाए। ये 3 फोन थे ममता बनर्जी, स्टालिन और थलपति विजय को। थलपति विजय जो टीवीके के चीफ हैं, तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि विजय के साथ मिलकर क्या कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि विजय की जो सीटें हैं उनको, उनके साथ कांग्रेस और बस छुटपुट 1-2 निर्दलीय जो अन्य हैं, टुकड़े में छोटे 2-1 विधायक वाले, वो आ गए तो टीवीके का काम हो गया। हालांकि मोदी जी के तरफ से जाल फेंक दिया गया है। मोदी ने टीवीके को, विजय को बधाई देते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि चिंता मत करना, केंद्र पूरी मदद करेगा। केंद्र ने 5 साल स्टालिन की कैसे मदद की है आप सबने देखा है। स्टालिन का कोई भी विधानसभा से पारित हुआ बिल कानून में तब्दील नहीं होने दिया राज्यपाल के रूप में बैठे रवि ने। तो केंद्र कितनी मदद करता है आपने देखा है। अगर विजय को मोदी ने ये कहा है ट्वीट करके कि केंद्र मदद करेगा, तो आप इसको जाल ही मानिएगा, बिल्कुल भी मान सकते हैं नहीं, जाल मानिएगा। इस जाल को तोड़ने के लिए राहुल गांधी के ये 3 फोन हुए हैं। ममता बनर्जी के साथ फोन इंडिया गठबंधन के भविष्य को सिक्योर करने के लिए हुआ है। स्टालिन के साथ फोन टीवीके के साथ जाने के मसले पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हुआ है। और टीवीके यानी थलपति विजय को फोन एक नए अलायंस के लिए हुआ है। इसकी चर्चा काफी पहले से थी। विजय के साथ राहुल गांधी के संबंध बहुत पुराने हैं। ये दोस्ती 2009 की है। 2009, 17 साल पुरानी दोस्ती है। 2011 में थलपति विजय कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन रुक गए। शायद ये दिन आना था इसलिए रुक गए। तो इन सारी चीजों में अब ममता और स्टालिन अगली लड़ाई के लिए कैसे तैयार होंगे, इंडिया गठबंधन कैसे तमिलनाडु को बचा पाएगा और खुद को बचा पाएगा, ये कई सवाल हैं। संक्षेप में चर्चा करेंगे, लेकिन हेमंत भाई को पहले ले आइए, तब आगे चर्चा बढ़ाएं। स्वागत है हेमंत भाई। जरा एक हेडलाइन है, हेडलाइन दिखाइएगा, फिर हम ऑथेंटिक खबर पर भी चलेंगे, मतलब ऑथेंटिकेट करेंगे इसको। राहुल गांधी ने थलपति विजय से फोन पर की बातचीत, तमिलनाडु में जीत की दी बधाई। अब आगे चलिए, सिर्फ विजय से नहीं, इसमें सिर्फ विजय था। जयराम रमेश ने ट्वीट करके, जो प्रभारी महासचिव हैं संचार के कांग्रेस में, उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा, आज शाम लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने चुनाव परिणामों को लेकर ममता बनर्जी जी और श्री एम.के. स्टालिन से बातचीत की। उन्होंने टीवीके के अध्यक्ष श्री विजय से भी बात की और पार्टी के प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। अब ये सिर्फ मामला ट्वीट में तो नहीं लिखेंगे कि क्या क्या बातचीत हुई। उन दोनों से बात की, वो दोनों हार गए हैं साथी। हार गए हैं क्या, कांग्रेस भी तमिलनाडु में पार्टनर थी स्टालिन के, तो कांग्रेस भी उस हार में भागीदार है। लेकिन
ये जो विजय से बात हुई, उस विजय की बात को समझने के लिए जरा प्रवीण चक्रवर्ती हैं, कांग्रेस के नेता, उनको पढ़िए। प्रवीण चक्रवर्ती का कहना है कि विजय की जीत एमजीआर की जीत से बहुत बड़ी है। एमजी रामचंद्रन, बहुत बड़ा नाम एमजीआर का है। एमजीआर की जीत से बहुत बड़ी है। कांग्रेस और टीवी के नेचुरल सहयोगी हैं। कांग्रेस और टीवी के नेचुरल सहयोगी हैं। हमारी विचारधारा एक जैसी है। विजय अकेले 35 पार्टियों के खिलाफ लड़े, वह एनटी रामाराव की तरह है। राज्य में बदलाव की बहार है और ये स्पष्ट है। बीते 50 वर्षों में हमने पहली बार मौका गंवा दिया। टीवीके से गठबंधन राहुल गांधी तय करेंगे। ये बयान मैं प्रवीण चक्रवर्ती का आपको पढ़ के बताया। अब एक कदम और आगे चलते हैं, तब हम पहले सवाल पर चलेंगे हेमंत भाई के पास। जरा एक बाइट है, फिर मैं परिचय दूंगा, तमिल में है, लेकिन फिर भी सुनवाते हैं हम आपको। तमिल में है, तमिल भाषी जो होंगे वो तो समझ ही लेंगे, बाकी मैं आगे बताता हूं। चलाइए। பார்த்தாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கால் எங்க தெரியுமா வந்துச்சு? இதுதான் ஸ்டாலின் சார் பயந்துட்டாரு. திரு ராகுல் காந்தி அவர்களிடமிருந்து முதல் கால் வந்துச்சு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. வந்து பிரதர், ஐ எம் ஆல்வேஸ் வித் யூ, டோன்ட் வரி. அவ்வளவுதான், ஒரே வார்த்தை முடிச்சிட்டாரு அவர். அப்ப டெல்லி முதற்கொண்டு எல்லா தலைவர்களும் பேசினாங்க. எதற்காக? எங்க தலைவர் தான் தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலம் என்பதை பிஜேபி முதற்கொண்டு உணர்ந்து விட்டது. அந்த வலிமை எங்க தலைவர்கிட்ட இருக்கு. எம்ஜிஆரை பார்த்து நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அவருக்கு வாக்கு வலிமை இருக்கா, பணபலம் இருக்கா, சீனியர்ஸ் இருக்காங்களா, எல்லாம் இருக்காங்களான்னு. அதோ அண்ணன் செங்கோட்டை என்ன வந்தார், 55 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவருக்கு தெரியாதா? அவர் நினைச்சிருந்தா பிஜேபியில் போயிட்டு ஒரு கவர்னர் ஆயிருக்கலாம், இல்ல சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆயிருக்கலாம், இல்ல திமுக போயிட்டு நாளைக்கே மினிஸ்டர் ஆயிருக்கலாம். ஏன் இங்க வந்தார் அண்ணன் திரு செங்கோட்டையன் அவர்கள்? ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டுடைய எதிர்காலம் எங்களுடைய தலைவர். बेसिकली पहले तो मैं इनका परिचय दे दूं। ये टीवीके के महासचिव हैं, आधव अर्जुन। ये अभी का नहीं है, ये अभी जब चुनाव के दौरान का है। इन्होंने इसमें बताया, बीजेपी का भी खूब चित्रण किया, बीजेपी को वैचारिक विरोधी बताया कि जो वैचारिक रूप से हमारी विरोधी है, वो मंत्री ये वो दुनिया भर का सब कुछ झोंक करके कर रहे। लेकिन महत्वपूर्ण था, तालियां 2 बार बजी जब बीजेपी को उन्होंने कोसा, और आखिर में, और पहली बार जब राहुल गांधी का नाम लिया था। क्या था इसमें, मैं शॉर्ट में बताऊं। करूर की घटना के बाद थलपति विजय से सबसे पहले संपर्क करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी थे। जब करूर हादसा हुआ, उसके बाद सबसे पहले थलपति विजय से बात करने वाले व्यक्ति, संपर्क करने वाले राहुल गांधी थे। उन्होंने थलपति विजय से कहा, भाई मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करिए। ये टीवी के महासचिव का स्टेटमेंट। और आपको प्रवीण चक्रवर्ती का स्टेटमेंट आप सुनो, बताया हमने, और राहुल गांधी के फोन की बात, ये कांग्रेस की तरफ से ऑथेंटिकेट किया हुआ इंफॉर्मेशन भी बता दिया। हेमंत भाई, अब हम तो अभी आगे केरल पे भी चलेंगे, केरल पर भी चलेंगे। केरल में जीत का जश्न है, वहां पर भी राहुल गांधी ने मैसेज किया है, मतलब ट्वीट करके बधाई दी है, तो केरल पर भी नजर है राहुल की। लेकिन पहले यही, तमिलनाडु में बीजेपी को रोकने के लिए क्या नया गठबंधन आकार लेता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी को रोकने के लिए, कि बीजेपी के पास कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी अगर सरकार नहीं बनती है तो बीजेपी किसी भी रास्ते से घुस सकती है। जिसके पास पंजाब में 2 विधायक हैं और उसके 6 राज्यसभा सांसद हो जाएं, तो आप सोच लीजिए, अगर 2 विधायक पे 7 राज्यसभा सांसद अपने पास रख सकते हैं उस प्रदेश से, तो 2-1 विधायक पे वो सरकार भी राष्ट्रपति शासन के जरिए चला सकते हैं। भाई सरकार नहीं बनेगी, हंग असेंबली में मामला फंस गया तो राष्ट्रपति शासन, तो सरकार तो बनवानी पड़ेगी। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। बहुत ही रोचक सा परिणाम है तमिलनाडु का, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहां तक मोदी जी का लोकतंत्र प्रेम, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनका भाषण चल रहा है बंगाली धोती बांध करके, सारी चीजें, और जो उन्होंने जबरदस्त डंका बजाया था भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु के अंदर जो कैंपेनिंग थी, उसमें उनकी 1 सीट आई है एआईडीएमके गठबंधन के साथ। और अगर पिछली बार की तुलना में करेंगे तो जो दिखा रहा है डेटा, वो दिखा रहा है कि -3 है पिछली बार की तुलना में। ठीक,
अब आपने कहा कि क्या संभावना बन रही है, जो इसकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड है, जो प्रवीण चक्रवर्ती कह रहे हैं, जो राहुल गांधी ने उनसे बात की है, ये राजनीति में ना कोई भी चीज ऐसे ही आइसोलेशन में नहीं होती, हर चीज की एक क्रोनोलॉजी होती है, हर एक चीज का एक इतिहास होता है। अगर आप साधारण डेटा में लाएंगे, साधारण बिल्कुल कॉमन सेंस, तो टीवीके की इस समय 107 के आसपास जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 57 वो जीत चुके हैं, 50 पे वो आगे, ठीक। विक्ट्री मार्ग है जो है वो 118 वोटों सीटों का है, ठीक। 107 इनकी है, भाजपा की 5, सॉरी कांग्रेस की 5 है, और जो अन्य है उनकी 9 सीट है। तो उस हिसाब से केवल एक यही कॉम्बिनेशन बनता है जो सरकार बढ़ा सकता है तमिलनाडु में इन फिगर्स के साथ, ठीक। रही भाजपा की बात, तो एआईडीएमके की खुद की सीटें कुल 55 है, ठीक। तो वो कुछ भी कर ले तो वो तो सरकार में आती नहीं उस तरीके से। लेकिन आपको पता है जिस तरीके का साम दाम दंड भेद, येन केन प्रकरण जो भी, और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने शुरू में ही कह दी कि 2 सीटों वाले पंजाब में, 6% वोटों वाले पंजाब में अगर 6 सीट राज्यसभा की हो सकती है तो एक सीट तो यहां भी है, ठीक। और जो सरकार, जो अब बंगाल के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किया है मोदी जी ने, वो तो ना भूत न भविष्य है भाई। चुनाव डिक्लेयर हुआ, उसके बाद रातों रात ज्ञानेश गुप्ता जी को आकाशवाणी हुई और उन्होंने सिंगल हैंडेडली वहां का चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर सारे के सारे बदल दिए बिना पैनल मांगे। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन काबिल अफसर है, कौन कौन नहीं, बिना पैनल के ज्ञानेश गुप्ता को किसने बताया था? यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं बंगाल का जो चुनाव हुआ है वो अघोषित तौर पर राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं आप, ठीक। और राष्ट्रपति शासन में भी अगर आप देखेंगे तो चुनाव की घोषणा के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद, आप अधिकारियों के तबादले यूनिलैटरली नहीं कर सकते, एक तरफा नहीं कर सकते। तो यहां पर एक तरफा चुनाव के ट्रांसफर भी किए ज्ञानेश गुप्ता ने, उनको पैनल किसने दिए मुझे नहीं बताया किसी ने। जिस तरीके से पैरामिलिट्री को तैनात किया गया और जिस तरीके से बाकी सारा कार्यक्रम किया गया, तो मोदी जी वास्तव में लोकतंत्र प्रेमी है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये उन्होंने आज दिखा भी दिया, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं। केवल आशीष भाई आपका इतना लंबा कैरियर है, मुझे एक चीज बताइए, आप कितना ही फॉरगॉन कंक्लूजन हो किसी चुनाव का, राज्य का, पंचायत का, विधानसभा का, देश का, कभी आपने ये सुना कि काउंटिंग से पहले कढ़ाई चढ़ के मिठाइयां बनने लग जाए? सुना आपने कभी? भाजपा मुख्यालय में आज सुबह 6:30 बजे जलेबियां बन रही थी, पूड़ी थी और नाना प्रकार के मिष्ठान थे, ठीक। और काउंटिंग कितने बजे शुरू होती है? 8 बजे। तो असम के लिए तो बन नहीं रही थी, वो किसके लिए बन रही थी? ये जो विश्वास है, ये है मोदी जी का लोकतंत्र के प्रति विश्वास, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास कि ये मेरे से बाहर कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए उनको ये भी गलतफहमी हो सकती है कि वो तमिलनाडु को भी चला लेंगे। लेकिन जिस तरीके से टीवीके ने सीटें वो की है, पहली बार में हासिल की है, और जो मैच्योरिटी दिखाई है पूरे कैंपेन के दौरान, वो कभी भूल के भी अगर उन्होंने गलती से भी बीजेपी को छू भी लिया तो दे विल बी फिनिश्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आपको पता है ना तमिलनाडु में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, ठीक। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। डीएमके के साथ, एआईडीएमके के साथ अलायंस के बावजूद एक सीट आना, ये कुछ कह रहा है, ठीक। और ये क्या कह रहा है कि दिस इज आउटराइट रिजेक्शन ऑफ मिस्टर मोदी, बीजेपी, आरएसएस एंड देयर इकोसिस्टम, ठीक। तो आज की तारीख में जो मैं और आप बात कर रहे हैं, जब ये शो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें फिगर्स तो ये कहते हैं कि अगर, और राहुल गांधी के जो बारे में जो कुछ कहा, जो आपने एक वो दिखाया प्रवीण चक्रवर्ती का, प्रवीण चक्रवर्ती राहुल गांधी के एक दौर में जब हम कांग्रेस कवर किया करते 2019 में, तो प्रमुख रणनीतिकारों में भी रहे। इस देश के डेटा जो डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसको हेड करते थे वो, डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद उन्होंने एक ऐप वेब भी बढ़ाया था और पूरी राहुल गांधी को कहानियां वानियां सुनाई थी खूब अच्छे से। तो तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं वो, चिदम्बरम के काफी करीब, चिदम्बरम वाले उससे आते हैं। तो अगर राहुल गांधी ने उनसे बात की है तो राहुल गांधी ने भी, नेचुरली उनके पुराने संबंध भी हैं, और केवल विजय से संबंध नहीं, उनके फादर से भी संबंध है राहुल गांधी के, ठीक। और कांग्रेस फैमिली के ऐसे। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो स्टेट है तमिलनाडु जैसा स्टेट, उसको लिम्बो में तो नहीं रख सकते आप। चुनाव का परिणाम आ गया तो कोई भी पार्टी सरकार तो बनाना चाहेगी ही, और चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवीके है तो नेचुरली उनको एक न्योता भी आएगा ही। तो उसमें सरकार बनाने के लिए जो भी संभावना है उसको एक्सप्लोर करने का हक तो सबका है। और ये अगर होता है
तो तमिलनाडु के लिए एक नई शुरुआत होगी। जैसा आप पिछले शो में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी कि जो पारंपरिक द्रविडियन पॉलिटिक्स है, उसमें भी एक नया कहीं ना कहीं ये मुकाम है, कोई मोड़ है, और बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। क्योंकि एआईडीएमके जयललिता के जाने के बाद जिस तरीके से आप प्रैक्टिकली कह सकते हो वो हेडलेस, तो वैसी परिस्थिति में टीवीके का आना और पहली ही बार में छा जाना, उसमें राहुल गांधी अगर बात करके, और उसमें भी सिंपल ये कि भाई सरकार तो बढ़ानी पड़ेगी ना, हमें लिम्बो में तो नहीं रखेंगे, असमंजस में तो नहीं रह सकता, जनादेश का तो सम्मान करना ही है। तो मुझे लगता है ये वो दिशा पकड़ सकती है अगर ये नंबर मेंटेन करते हैं, जो नंबर आप अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तमिलनाडु में एक ये नई चीज की संभावना बन रही है। संबंध पुराने हैं, और जो आपने कोट किया बड़ी महत्वपूर्ण बात है आशीष भाई, संबंध होना एक बात है पॉलिटिक्स में। आप सबसे बड़े क्राइसिस में जब हो और मैं आपको फोन करूं कि आशीष भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो वो चीज फिर लाइफ लॉन्ग कैरी करती है। छोटे मोटे पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड भी हो जाते हैं। शुभ चिंतक जो आपके चारों तरफ आत्मघाती दस्ते होते हैं, चाहे वो इधर हो चाहे वो वहां हो, क्योंकि लीडरशिप के लेवल पे जब कॉन्फिडेंस हो तो फिर कोई इश्यू नहीं बचता। ठीक, तो वो जो सारी परिस्थिति है वो एक दिशा दिखा सकती है यहाँ पे। लेकिन मुझे इसमें आशीष भाई माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा विषांतर हो रहा हूं, इसमें जो महत्वपूर्ण बात लगी ना मुझे, जो राहुल गांधी का एक खास तरह की मेच्योरिटी और बड़प्पन दिखा, वो उनका ममता बनर्जी से बात करना दिखा। ममता बनर्जी आज क्राइसिस में है। जिस तरीके से उसको घेर करके अभिमन्यु की तरह, हमने 5-6 दिन पहले शो भी किया था कि भाई किस तरीके से चक्रव्यूह रच दिया गया है, और उसकी पूरी की पूरी अग्नि परीक्षा है, बाहर कैसे निकलेगी समझ से बाहर है। वो एक देखिए डीएमके से बात की तो कोई बड़ी बात नहीं है, दे आर देयर एलाइज, बात करेंगे। लेकिन ममता से बात करना अलग चुनाव लड़ करके भी, ये एक नई चीज है और ये अच्छी चीज है। और एक चीज मैं दर्शकों के लिए और याद दिला दूं, आपको तो पता है इस बात का, 2014 तक आप मेरे दुर्विरोधी भी थे और कोई चुनाव जीतते थे तो मैं आपको फोन करके बधाई देता था, और ऐसे ही वाइस वर्सा था। मोदी जी के दौर आने के बाद वो व्यापार खत्म हो गया। वो जो गुडी थी, वो सारी की सारी गुडविल एक्सचेंजेस थे, दे आर ओवर। या तो आप हमारे साथ हो और नहीं तो आप हमारे शत्रु हो। तो ये जो शत्रुता भाव है, देखिए राहुल गांधी ने भी इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तृणमूल के खिलाफ, सीट नहीं आई, जो हुआ ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिकल शत्रु नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने बाकायदा बात की, और स्वाभाविक है क्या बात हुई होगी। आज की तारीख में तो कोई विश्लेषण तो करने बैठ नहीं सकते आप, केवल सांत्वना ही दे सकते हो कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, ये है वो है, मिलके लड़ेंगे, देखेंगे, जो भी जिस तरीके की बातें होती है। लेकिन अच्छी बात मुझे लगी, दिस इज ए गुडविल जेस्चर, और ये चीज राजनीति में हमारे यहाँ सदा रही है। 2014 के बाद का कालखंड अगर आप छोड़ दें, नहीं 14 के बाद तो सीधा है, या तो मेरे साथ हो नहीं तो साफ हो, साथ हो या साफ हो। लेकिन मैं दोनों का इंपॉर्टेंस है। एक ममता बनर्जी को फोन किया, उसका तो इंपॉर्टेंस सही है कि ममता से अलग चुनाव लड़े थे। स्टालिन का ही बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आज जब से चर्चा, क्योंकि आज काफी टाइम हम लोग के पास था जब मोदी जी के चमत्कार की वजह से, तो मैं चर्चा कर रहा था इसी विषय पर, बैठ के हम लोग ऑफिस में चर्चा कर रहे थे, और मैंने इस बात को अंडरलाइन, तब तक ये खबर नहीं आई थी कि राहुल ने स्टालिन को फोन किया है, और ये खबर आ गई थी कि थलपति विजय के पिता ने बिल्कुल कांग्रेस को ऑफर दिया है कि अब साथ आ जाओ आप लोग और सरकार बनाओ। उसी की चर्चा के क्रम में मैंने एक बात रखी थी कि इसमें कांग्रेस को पहला काम क्या करना चाहिए, और कांग्रेस को क्या, राहुल गांधी को, कि वो थलपति विजय से बात करने से पहले या कोई निर्णय लेने से पहले स्टालिन से मिले और बात करें। लेकिन वो पता चला कि देश से बाहर है, तो भी देश से बाहर है तो बात करें स्टालिन से, क्योंकि आप स्टालिन के पार्टनर हो, और आप स्टालिन से बात किए बगैर अगर तुरंत टीवीके से, मतलब आप चले जाते हो, छोड़ दो, आप टीवीके के साथ डील की तरफ भी बढ़ रहे हो अगर बातचीत किए बगैर स्टालिन से, तो इसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की श्रेणी में मैं मानता हूं। हम लोग अपोजिशन के लिए भी वही हमारा नैतिक आधार है, उसके लिए बदलता नहीं। फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। फिर आप स्टालिन को भी कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए आजाद कर रहे हो, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आप स्टालिन से बात करके, स्टालिन को कन्विंस करके, स्टालिन को बता करके कि आप हमारे दोस्त थे, दोस्त हो, दोस्त रहोगे, मेरे भाई थे, भाई हो, भाई रहोगे, क्योंकि स्टालिन और राहुल की भी दोस्ती बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। और स्टालिन वो व्यक्ति हैं जो इंडिया अलायंस में अनकंडीशनल सबसे मजबूत खड़ा रहा जो आदमी। देखिए अखिलेश यादव, बाकी तमाम जो पार्टनर्स हैं,
उनके लिए जो है कांग्रेस जरूरी मजबूरी दोनों कभी कभी रही है, लेकिन स्टालिन के लिए कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं थी। स्टालिन की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को साथ रखा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस में भी कभी भी अगर अनडाउट बिल्कुल मतलब असंदिग्ध निष्ठा किसी की रही तो स्टालिन की रही है। तो आप स्टालिन को ऐसे छोड़ना, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ये चीज हमने चर्चा की, हमें नहीं पता था कि राहुल ये काम करेंगे, इसलिए ये मेच्योरिटी पर मैं हूं कि स्टालिन को फोन किया। स्टालिन को फोन करके वो क्या क्या बात किए नहीं पता, लेकिन स्टालिन को फोन किया। ये बहुत ही अच्छा है इस मामले में कि आपका एक दोस्त, आपका एक विश्वास पात्र साथी, गठबंधन पार्टनर, आप उसको छोड़ करके किसी और के साथ, क्योंकि डीएमके नहीं जाएगी सरकार बनाने टीवी के साथ, तो वो कदम बहुत महत्वपूर्ण है स्टालिन को फोन करना। उसके बाद जब आप थलपति विजय को फोन करते हो, तब आपका कदम बिल्कुल दुरुस्त बढ़ता है। हालांकि कोई कदम बढ़ाओ, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है, हम कैसे अब एकाएक 1 घंटे में हम भी बदल जाए, हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं कर पाएंगे, 1 घंटा के हम नहीं बदल पाएंगे। तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, दर्शक भी सोचेंगे इतने हार के बाद भी ये टीवी के विजय सब तो लुट गया, तब भी कर रहे, क्या करें? नहीं अगर करेंगे हम तो छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। अपना मरीज आईसीयू में होता है, कई बार डॉक्टर कह देते हैं मरीज नहीं बचेगा, तो भी हम कहते हैं ना वेंटिलेटर पे डाल दो, प्रयास करो आखिर तक। नहीं सोचते ना कि पैसा बर्बाद हो रहा है। तो हमारा लोकतंत्र आईसीयू में है। हमारे देश का जो की आत्मा है, रूह है, वो आईसीयू में मरणासन्न है। हम ये डिबेट मजबूरी में कर रहे हैं। हमें पता है बहुत सारे डॉक्टर हम डॉक्टर ही मानते हैं, हमारे दर्शक भी, बहुत सारे दर्शकों का सुबह से मैसेज आ रहा है हेमंत भाई, बहुत सारे, कि अरे क्या मतलब है, बचा क्या, सब लुट गया, खत्म हो गया, नहीं बचेगा कुछ लोग। तो अगर नहीं, हम ये सोच कर छोड़ दें, तो ये सोच के छोड़ दें, हम छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं, चलो। तो वही कहना है, हमारा लोकतंत्र है, ये नरेंद्र मोदी का इंडिविजुअल घर से लाया हुआ लोकतंत्र नहीं है, बड़नगर स्टेशन से। आशीष भाई, ये इस देश के लोगों का अर्जित लोकतंत्र है, अर्जित जिसमें लोकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी और उसकी 100 साल पुरानी एनजीओ का रत्ती भर कोई योगदान नहीं है। दर्शक साथी जो निराश हैं, उनकी भावनाओं से हम अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वॉचडॉग नहीं रहेंगे डेमोक्रेसी के। हम बाकायदा वॉचडॉग थे, हैं और रहेंगे। लोगों के मुद्दे उठाएंगे, लोगों की बात करेंगे। और जर्नलिज्म जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमने सीखा है, जो पत्रकार हमेशा स्थायी विपक्ष है, किसी का और विपक्ष हो चाहे ना हो, हम स्थायी विपक्ष रहेंगे। कोई सरकार आए, कल को कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी की आ जाए, उसके भी विपक्ष में रहेंगे। हाँ, तो कोई भी दर्शक साथी इस बात पे कोई निराश ना हो, हम किसी के कार्डर नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर। ठीक, हमें इस देश में जो ठीक होता है उसकी शाबाशी जरूर करते हैं, जो गलत होता है उसकी विवेचना करके अपना पक्ष रख के, और कभी भी हम कंगारू कोर्ट नहीं लगाते कि भाई नहीं यही सही है और हम ही सही है और बाकी गलत है। हम पोमेरियंस की तरह सुपारी लेकर के नहीं बैठते। सत्ता पक्ष कोई भी हो, जो गलत काम करेगा उसकी चीजों को उगाड़ना हमारा काम है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ देखा होगा आपने कि कांग्रेस को किसी स्टेज पे हमने बख्शा हो। कांग्रेस की जितनी खाल हमने उतारी है लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद के विश्लेषणों में, तमाम हार को लेकर के, इतने शायद, क्योंकि हम मेरिट के साथ बात करते हैं, हम तथ्यों के साथ बात करते हैं। हमने राहुल गांधी की सुपारी नहीं ले रखी, ना हमने भाजपा की सुपारी ले रखी, ना हमने किसी के टेंडर ले रखे। तो सिंपल सी बात आशीष भाई ये है कि हमारा जो काम है हम करते रहेंगे। हारे कोई, जीते कोई। किन परिस्थितियों में जीते, किन षड्यंत्रों से जीते, किन परिस्थितियों में हारे, वो सारा पिक्चर क्योंकि पोमेरियन मीडिया नहीं दिखाता है, इसलिए हम अपना नैतिक दायित्व मानते हैं कि हम अपने आखिरी दर्शक तक, जो भी पक्ष, जितनी समझ हमें है, जितना जानकारी का हमारा स्रोत है, जो भी हमारा छोटा मोटा अनुभव है, उसके साथ दर्शकों तक दूध का दूध और पानी का पानी रखने की कोशिश सदा रहेगी। और ये मान के चलिए, हमें आप किसी सत्ता के साथ कभी नहीं पाओगे, ये हम सारे दर्शकों को गारंटी के साथ कह सकते हैं। भैया, जो लोग जानते हैं, जो लोग मतलब पहले से जानते हैं निजी तौर पर, तब यूट्यूब और इस सब नहीं था, हम लोग नहीं थे इस पर,
जानते हैं, जब सत्ता में समाजवादी पार्टी यूपी में थी तो लोग कहते थे अरे यार ये आशीष चित्रांशी, समाजवादी पार्टी एकदम नरक मचा रखा है उसका, रोज उसकी बैंड बजाता है। कांग्रेस सरकार थी तब कांग्रेस की बैंड बजा रखा है। आज लोग कह देते हैं ना चीन का एजेंट है, तब लोग हमको नहीं कह देते थे चीन का एजेंट। हाँ, बस फर्क इतना था, तब भी सत्ताधारी लोग नाराज होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि चीन का एजेंट पाकिस्तान का एजेंट घोषित कर दे। किसी बुराई करो, बेटे 4 बार डांटो तो बाप से नाराज होने लगता है। आप लोग की भी निराशा है तो निराशा निकाल दीजिए, तो उसके लिए अगर हमको 4 गाली देनी है दे लो, लेकिन निराश नहीं होना है। मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारा अर्जित लोकतंत्र है, ये आईसीयू में है, मरणासन्न है, अभी भी सीपीआर दे के कुछ करके इसको बचाया जा सकता है, तो निराश होने से कोई भी नहीं रास्ता है। फिर मैं खबर पे आ जाता हूं, जरा मैं तमिलनाडु की स्थिति एक बार स्क्रीन पर ले आइए, तमिलनाडु की स्थिति 107 है, 107 टीवी के 118 मैजिक फिगर है। कांग्रेस देखिए 5, 107 और 5 112 होता है। आईयूएमएल कांग्रेस का पार्टनर है केरला में, 107 5 12 2 1 14 होता है। 2 सीट सीपी, यहां सिर्फ सीपीआई लिखा है, मैं आपको बता दूं 2 सीट सीपीआई के पास है, 2 सीपीएम के पास, 2 4 सीट, तो 5 4 9 और 2 11, 107 और 11 118 हो जाते हैं सीधे। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, इसके अलावा पीएमके के पास 5 सीटें हैं। ये इन लोगों को, इनके लिए कोई खूंटा नहीं है। पीएमके के पास 5 सीट है, और द्रविडियन पॉलिटिक्स का सब पीएमके भी उसी से है, टीवीके भी उसी द्रविडियन पॉलिटिक्स से है। और जो है इसके अलावा वीसीके 2 सीट वीसीके के पास है, ये डीएमके का पार्टनर है वीसीके। और डीएमडीके के पास 1 सीट है। डीएमडीके ये भी डीएमके के गठबंधन में है, लेकिन डीएमडीके इसी चुनाव के पहले डीएमके के साथ आया था, इसी चुनाव के पहले। तो ये जो है, और बाकी मतलब छोटी मोटी और भी पार्टियां हैं, एएमएम के, केएमएन के जेड करके एक है। तो ये 1 वाले 2 वाले, एक इस बहुत ही इस्टेब्लिश फॉर्मूला है। निर्दलीय या 1 विधायक वाली पार्टी, 2 वाली, ये जिधर सरकार जो बनाता हुआ दिखता है उसके साथ ही होती हैं। अगर बहुत वैचारिक रूप से बिल्कुल मतलब वैचारिक रूप से 2 ध्रुव ना हो तो वो सत्ता के साथ जाती है। वैचारिक 2 ध्रुव ना हो, विपरीत विचारधारक ना हो तो। और अब तो विचारधारा खत्म हो गई है राजनीति से, धीरे धीरे खाली कहने के लिए है, पार्टी के नाम में दिखती है विचारधारा। ये कंडीशन है। जरा केरल पर बस चलते हैं, आपको जो हमारे साथी दिखाने के लिए बेताब थे। केरल में बधाई दी है, बस हम आपको 2 बयान सुना करके 30 सेकंड का रिएक्शन लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं। वेणुगोपाल को सुनवाइए। Because they are now escaping 1 or 2 seats at the expense of CPM. Not with their effort or their merit. Because that's why I'm telling very clearly in Malayalam. I told the people of Kerala clearly established that they are not with these communal forces. They will never allow these communal forces to divide the people of Kerala. Whomever is trying to divide the people in the name of communalism, people of Kerala will give a befit in reply. This is what the result is showing. Any communal forces, any organization who are talking all times communal animosity and who are trying to create rift between the people in the name of community, how to learn the lesson from this election result. That's what I told with examples. This is the Kerala story. This is the real Kerala story, not the story created by BJP's and Parivar people. This Kerala story is very clear. Kerala is completely secular state. People will have their beliefs. People will have their issue. But finally, they will love each other by believing their own community and religions. This is what the lesson this election. What are the factors, sir, you think have helped UDF to secure this specific victory? I told very clearly the arrogance, most corrupt attitude of the LDF government and Chief Minister's attitude has helped us, and especially the campaign run by the UDF
is helped us. Basically, the positive campaign with the guarantees and giving expectation to the people of Kerala. They already received that in a greater way. And very good electioneering, very good campaigning, very nice candidate selection. Certainly, the involvement of Rahul Gandhi, the leader who had been a great place in the heart of people of Kerala. These are all the factors. Honorable Congress President and Priyanka Gandhi's contribution also we have to remember. Now, I think we party leadership will take a decision on that. बस सबका कंट्रीब्यूशन बता दिया। रमेश चन्नीथला को सुनवा दीजिए। रमेश चन्नीथला की भूमिका को जरूर देखना होगा। जो 3-4 नाम हैं उसमें हालांकि रमेश चन्नीथला पीछे छूट गए, इनके चेले सब आगे चल गए। जो अभी बोल रहे थे वो भी किसी जमाने में चेले थे चन्नीथला के। चलाइए चन्नीथला को। The undemocratic rule of CPM is one of the major factor. Secondly, the Rahul Gandhi announced 5 guarantees. That guarantees also helped us a lot. And also, the people want a political change. That is why the CPM has given a reply to the by the people of Kerala. So now that the counting is in progress, BJP had made a win in Chattanooga constituency. See, 1 or 2 constituency they may win, but they are not a force in Kerala. चलिए अब एक सवाल बस इस पे। एक चीज केरला में एक चीज अच्छी हुई है। देखिए हम कह रहे हैं ना कि कहीं पे भी एनालिसिस में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अच्छी एक चीज ये हुई है, जो आंकड़े आए हैं केरला में 71 का मैजिक फिगर है। 63 आईएनसी के पास है। आईयूएमएल जो मुस्लिम लीग है वो 22 सीट है उसके पास। जो यूडीएफ के पार्टनर्स बता रहा हूं, जो यूडीएफ का हिस्सा है, केईसी केरला कांग्रेस 7 सीट है और आरएसपी के पास 3 सीट है। आईयूएमएल को लेकर के बहुत सारे अटकलबाजियां चल रही थी और भाजपा बहुत मौज ले रही थी पिछले 3-4 दिनों से कि अगर यूडीएफ आ भी गई तो वहां पर बाकायदे चल रहा था एक कैंपेन आईटी सेल से कि वहां पर आईयूएमएल तय करेगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सनातन और हेन तेन से जोड़ते हुए कौन बनेगा, वो मुस्लिम लीग थोपेगी। और एक आध बयान उधर से भी आ गए थे। कई बार होता है ना कि 4 आदमी दिल्ली में कर रहे हैं तो एक केरल वाला भी खुदक के कुछ बोल ही देता है। अब कम से कम कांग्रेस डिसीजन कोई भी ले सोच समझ के, लेकिन कम से कम कांग्रेस को ब्लैकमेल करने की कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 71 का मैजिक फिगर है। 63 कांग्रेस का है, केरल कांग्रेस 7 70 और आरएसपी 3। ये यूडीएफ की पार्टी मैं बता रहा हूं। 70 और 3 73। 71 के मैजिक फिगर के ऊपर आईयूएमएल के बगैर है। ये हेमंत भाई ये बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी जो चाहती थी मसाला, वो मसाला छूट गया केरल से, बीजेपी के हाथ से निकल गया। वो हमेशा इसी दाव में रहते हैं वो। अगर मैं आज दिन में हंस रहा था किसी को कि बंगाल में दूसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है, तो उन्होंने कहा कि दूसरी बार कैसे, पहली बार बन रही है। मैंने 1941 में मुस्लिम लीग के साथ भी बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें वित्त मंत्री थे। हाँ तो सारे एकदम चौंक गए। और मैं उससे पहले 1937 में भी पार्टनर थे और आज मुस्लिम लीग को अछूत बताते हैं। देश का विभाजन कराने वाली मुस्लिम लीग के सहयोगी गठबंधन के ये तब से हैं। और यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ मौज ले रहे हैं, तो मौज लेना इनके फितरत में कोई बहुत बड़ी बात आशीष भाई नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जो परिस्थिति है, केरल के चुनाव में एक खतरे की घंटी भी है, इसको मिस मत कीजिएगा। आप मैच्योर आदमी हैं, सारी चीजों को बिटवीन द लाइंस देखते हैं। इस बार जो केरला का चुनाव का परिणाम आया है उसमें 11.4% वोट परसेंटेज बीजेपी की है। और ये लेफ्ट के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी, क्योंकि केरल में आप भी गए थे, केरल में मैं भी गया था, और वहां पर जो परिस्थितियां, जिस तरीके से मैंने कोट्टाकल जैसे शहर के अंदर देश के गद्दारों को सुना, मैंने तो हॉस्पिटल्स के बेड साइड से आपको बताया था कि 12 आवाजें आ रही भाई, जब मैं और आप शो कर रहे थे। और एक चीज मत भूलिएगा कि केरला के अंदर हिंदू जो है, हिंदू आबादी, वो 54 से 55% है। हाँ। मुस्लिम जो है वो 26 से 27% है। क्रिश्चियंस जो है वो 18 से 19% है। ठीक, लेकिन वो अब तक का इतिहास केरला का है, वो बीजेपी वाले भी मानते थे बहुत सारे लोग कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमें वोट नहीं देते। तो बंगाल का भद्र पुरुष जिस भी तरीके से उनके साथ जो भी हुआ, चाहे ज्ञानेश गुप्ता ने किया, चाहे एजेंसियों ने किया, चाहे माई लॉर्ड्स ने किया, चाहे पैरामिलिट्री जो भी भूमिकाएं रही, मैं केवल आगाह करना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर भी इनका जो राइज हुआ था
वो ऐसे ही हुआ था। जो बिल्कुल आज जो आप देख रहे हो, तो ये कोई मुख्यमंत्री बने, देखिए बंगाल के अंदर आज केरल की अगर आप बात करोगे, आपने बिल्कुल सही कहा, रमेश चेन्नीथाला से सीनियर वहां पर आज की तारीख में कोई नहीं, नहीं। ठीक। और उसको अपन कब से संघर्ष करते, जब हमने कांग्रेस कवर करनी शुरू की थी, उससे पहले वो कांग्रेस के महासचिव रह चुके थे भाई साहब, हाँ तमाम राज्यों के प्रभारी रह चुके थे, राजीव गांधी जी के राइट हैंड मैन थे, ठीक, ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स उस जमाने में, ठीक। तो जितने बाकी हैं ये बाद की पौध हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन सियासत में भाग्य बहुत बड़ा खेल करता है, बहुत बड़ा खेल होता है, कि चेन्नीथाला आज तक बिना चीफ मिनिस्ट्री के घूम रहे हैं, ठीक। और हर चुनाव में उनके साथ जो भी हुआ नहीं हुआ, वी आर नोबडी देयर के उसके ऊपर क्या टिप्पणी करें, लेकिन राजनीति में उसकी क्या चीज होती है। और ये टीवीके का भाग्य देखिए, कब तो वो कांग्रेस में ज्वाइन करने के मूड में थे और आज स्थिति क्या है। तो ये भाग्य का खेल है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और जो मोदी जी और उनके चेले हैं, जो औरों को आग लगा करके और करके, उनका लेटेस्ट सुन लीजिएगा खबर, थोड़ा सा अपडेट दर्शकों को करना जरूरी होता है। जो चीफ सेक्रेटरी साहब लगाए थे आपके मित्र ने, ज्ञानेश गुप्ता जी ने बंगाल में लगाए थे ना, बिना किसी से पूछे, उन्होंने आदेश किया है और कहा है कि दफ्तर से कोई फाइल गायब ना हो। अभी सरकार नहीं बनी तो एक्शन में आ गई, क्योंकि ये तो चीफ सेक्रेटरी, अभी तो ज्ञानेश गुप्ता की अपॉइंटमेंट थी। तो वक्त काल और परिस्थिति है। एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, शाम 7 बजे तक 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर जो चुनाव में हार और जीत का अंतर है वो 1000 से 5000 वोटों का है, ठीक। और बंगाल के अंदर, जो मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी, बंगाल के अंदर परिस्थिति क्या है कि जो आपने ये वोटें काटी है जिस तरीके से, उसमें 147 सीटों पर 25,000 से ज्यादा वोट काटे गए, 147 सीटों पर, और उनमें से 82 सीटों पर भाजपा आगे। माई लॉर्ड्स ने कुछ कहा था, अगर आपको याद हो तो, ये कटी हुई वोटों से अगर हार जीत का अंतर वो होगा तो देखना पड़ेगा, याद दिला लो। आप दिल पे मत लीजिए और माई लॉर्ड से कुछ उम्मीद भी मत कीजिएगा। एक नहीं, कल माय लॉर्ड से सवाल करेंगे हम, ऐसा थोड़ा है, सवाल करेंगे। नहीं, आशीष भाई थोड़ा सा प्लीज आप न्याय किया कीजिए, आप ऐसे उत्तेजित मत हुआ कीजिए। आज जो बड़े वाले माई लॉर्ड ने पता है क्या कहा, सुन लिया होगा आपने, मुझे पता है आप छोड़ते नहीं खबर को। सुबह सुबह कोई मेरे जैसा सिर्फ पहुंच गया वहां पिटीशन लेकर के, पता है क्या बोले, बताइए क्या कहा होगा, बोला आज शाम तक तो सब खत्म ही हो जाएगा, हाई कोर्ट में चले गए। सोच सकते हैं आप, इस देश की सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये कहे, टिप्पणी भी करे, मैं कहता हूं उन्हें लाइटर नोट, क्या बनता है, कहा कि आज शाम तक तो सब खत्म ही हो जाएगा। हेमंत भाई, ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये वही माय लॉर्ड है ना, चुनाव के पहले जाओ, असम में चुनाव पहले गया था, एक पिटीशन गई थी ना, तो कहा कि चुनाव का अखाड़ा आप लोगों ने बना दिया सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, चुनाव का अखाड़ा मत बनाओ। और बिहार में चुनाव के बाद प्रशांत भूषण की पार्टी गई तो कहा कि चुनाव हार गए हो तो जो है यहाँ पर आए हो खबरों में चर्चा में आने के लिए। तो चुनाव पहले जाओ तो कहेंगे चुनाव का अखाड़ा ना बनाओ, बाद में जाओ तो कहेंगे कि जो है हार गए हो तो यहाँ पाए हो तुम। तो जाओ कब भाई, हिरण्यकश्यप वाले और प्रहलाद वाली कहानी हो जाएगी कि न दिन में मार सकते न रात में, चुनाव पहले ना हो चुनाव बाद में ना हो, चुनाव चल रहा है तो हम दखल नहीं दे सकते क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अरे तो आए कब भाई, ये बता दो तुम हमको, इसीलिए करो आप उत्तेजित, इनसे सवाल तो होगा और सीट गिनवा करके होगा। अब अभी पूरा सीटों का एक ब्यौरा निकाल लिया जाए, कल करेंगे, ढंग से करेंगे, सवाल तो करेंगे, सवाल नहीं रुकेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, वक्त हो गया। दर्शक बार बार कहते हैं लंबा वीडियो जाता, हम भैया फिल्म नहीं बना रहे, हम लोग अपने मन की बातें तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ आप तक ला रहे हैं, फिल्म नहीं बना रहे हैं कि धुरंधर 4 घंटे की है और कलंदर 3 घंटे की है। इसलिए क्षमा के साथ अगर मेरे वचन कड़वे हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।